नमस्कार। भारत की सरकार आखिर काम कैसे करती है? असली सत्ता किसके पास है? और उस सत्ता पर लगाम कौन लगाता है? इन सारे सवालों के जवाब ना हमारे संविधान के पन्नों में ही छिपे हैं। तो आज हम अनुच्छेद 61 से 100 की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये वो हिस्सा है जो सरकार की पूरी मशीनरी का असली खाका है। देखिए, अब तक हमने भारत की नींव को समझा है, पर अब संविधान हमें सीधा इंजन रूम में ले जाता है। ये अनुच्छेद सिर्फ कोरे नियम नहीं हैं, बल्कि ये वो गियर्स और लीवर्स हैं जो तय करते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर संसद तक देश की सत्ता का पहिया घूमेगा कैसे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये सब कुछ एक साथ काम करता कैसे है? वो कौन सी अदृश्य स्क्रिप्ट है जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद इन सब के कामों को गाइड करती है? चलिए आज इसी स्क्रिप्ट के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। इस पूरी खोज को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से, फिर पहुंचेंगे सरकार के पावर सेंटर तक। इसके बाद संसद की बनावट और उसके कामकाज को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर लोकतंत्र को जिंदा कैसे रखते हैं। तो चलिए शुरुआत एकदम टॉप से करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये पद सिर्फ नाम के लिए नहीं है, ये हमारे संविधान के एक तरह से आखिरी रक्षक हैं। तो सवाल यह है कि संविधान इन्हें असल में क्या करने की ताकत देता है? अनुच्छेद 61 एक बहुत ही दमदार विचार सामने रखता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी नहीं, यहां तक कि राष्ट्रपति भी नहीं। इसी को कहते हैं महाभियोग। ये संसद को दिया गया एक ब्रह्मास्त्र है, एक आखिरी रास्ता, ये पक्का करने के लिए कि सत्ता का कभी दुरुपयोग ना हो। ये हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस है। अच्छा, लेकिन क्या होगा अगर राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए? क्या देश बिना किसी लीडर के रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान के पास इसके लिए भी एक प्लान है। अनुच्छेद 62 और 65 ये पक्का करते हैं कि उपराष्ट्रपति फौरन कमान संभाल लें, और अनुच्छेद 68 कहता है कि नए चुनाव भी जल्दी ही करवाने होंगे। मतलब देश का शासन एक पल के लिए भी नहीं रुकता। और अभी बहुत कुछ है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की एक असाधारण शक्ति देता है, जो न्याय में एक तरह से दया का भाव जोड़ता है। वहीं अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति को एक बहुत ही जरूरी दोहरी भूमिका देता है। वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। और हाँ, सब कुछ निष्पक्ष रहे, इसके लिए अनुच्छेद 71 साफ कहता है कि किसी भी चुनावी झगड़े का फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। राष्ट्रपति देश के मुखिया हैं, ये तो ठीक है, लेकिन सरकार का असली इंजन कौन चलाता है? तो अब हम सत्ता के उस केंद्र में चल रहे हैं जहां है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। यहीं पर देश के रोजमर्रा के फैसले लिए जाते हैं। ये जो स्लाइड है ना, ये भारतीय लोकतंत्र के दिल की धड़कन है। अनुच्छेद 74 साफ कहता है कि राष्ट्रपति अकेले काम नहीं करते, उन्हें प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना होता है। ये एक बहुत सीधा सा लेकिन गहरा सिद्धांत है कि सत्ता एक व्यक्ति के पास नहीं, बल्कि लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। सीधे शब्दों में कहें तो यही तो असली लोकतंत्र है। ये एक ऐसा पावरफुल विचार है जो पूरी संसदीय प्रणाली को सिर्फ एक वाक्य में समेट देता है। सत्ता लोगों के नुमाइंदों के हाथों में है। और अनुच्छेद 75 इस सिस्टम में जवाबदेही की कील ठोक देता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, जो अपनी टीम चुनते हैं। लेकिन यहां असली खेल है, पूरी की पूरी सरकार एक टीम की तरह लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। इसका सीधा मतलब है कि एक साथ तैरेंगे या एक साथ डूबेंगे। अगर उन्होंने सदन का विश्वास खो दिया तो पूरी सरकार को जाना पड़ता है। चलिए अब उस मंच पर चलते हैं जहां लोकतंत्र का पूरा नाटक खेला जाता है। वो जगह जहां कानून बनते हैं, बहसें होती हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है, हमारी संसद। यहां एक बहुत आम गलतफहमी है जो लोगों को होती है। अनुच्छेद 79 हमें बताता है कि संसद का मतलब सिर्फ 2 सदन नहीं है। ये 3 हिस्सों वाला एक सिस्टम है। राष्ट्रपति, लोकसभा यानी जनता का सदन, और राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद। कोई भी कानून इन तीनों की मंजूरी के बिना बन ही नहीं सकता। अनुच्छेद 83 इन दोनों सदनों के बीच का एक बहुत ही जरूरी फर्क बताता है। लोकसभा हर 5 साल में बदलती है, वो लोगों की इच्छा को दर्शाती है। लेकिन राज्यसभा एक जहाज के लंगर की तरह है। ये एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। ये सुनिश्चित करता है कि राजनीति हवाएं बदलने पर भी शासन में एक स्थिरता बनी रहे। तो हमारे लिए कानून बनाने के काबिल कौन है? अनुच्छेद 84 इसके लिए बुनियादी नियम तय करता है। एक तो भारतीय नागरिक होना चाहिए और एक तय उम्र पूरी करनी होगी। ये हमारे प्रतिनिधियों के लिए समझे कि एक एंट्री लेवल जरूरत है। ठीक है, तो हमने इमारत के अलग अलग हिस्से तो देख लिए। अब देखते हैं कि अंदर काम होता कैसे है। वो कौन से नियम हैं जो संसद की गाड़ी को स्मूथली चलाते हैं? संसद का काम व्यवस्थित रहे, इसके लिए संविधान कई अहम रोल तय करता है। अनुच्छेद 93 और 89 दोनों सदनों के लिए स्पीकर या सभापति का इंतजाम करते हैं। ये समझ लीजिए कि सदन के रेफरी की तरह हैं।
अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए सरकार का एजेंडा सेट करने का मौका देता है और अनुच्छेद 88 ये पक्का करता है कि सरकार के मंत्री अपनी बात रख सकें, भले ही वो उस सदन के मेंबर ना हों। ये सब कुछ व्यवस्था और संवाद के बारे में है। अब इन सभी अलग अलग पुर्जों को एक साथ जोड़ते हैं। एक आइडिया, कानून कैसे बनता है, एक सांसद का सफर कैसा होता है, ये वो जगह है जहां लोकतंत्र असल में जिंदा होता है। जरा एक सांसद के सफर की कल्पना कीजिए। सबसे पहले वो अनुच्छेद 84 की योग्यताएं पूरी करते हैं। फिर अनुच्छेद 99 के तहत वो देश की सेवा की शपथ लेते हैं, वो बहसों में हिस्सा लेते हैं और आखिर में वो अनुच्छेद 100 के तहत वोट देते हैं। ये वो पल है जहां उनकी आवाज कानून को शक्ल देने में मदद करती है। तो ये फैसले लिए कैसे जाते हैं? ज्यादातर मामलों में ये बड़ा आसान है। अनुच्छेद 100 कहता है कि अगर मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों में से आधे से ज्यादा हाँ कह दें तो प्रस्ताव पास हो जाता है। इसी को कहते हैं साधारण बहुमत। ये लोकतंत्र का वो बुनियादी गणित है जो शब्दों को एक्शन में बदल देता है। तो अनुच्छेद 61 से 100 तक का हमारा ये सफर हमें क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है। ये जवाबदेही, संतुलन और प्रक्रिया का एक बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया सिस्टम है। ये नियम पक्का करते हैं कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे नियमों के दायरे में ही रहना होगा। और आखिर में हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि 70 साल से भी पहले बनाया गया ये ढांचा आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया की चुनौतियों का सामना कैसे कर रहा है? क्या ये नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।